जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 148 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 78वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और रिपोर्ट 79वीं वीडियो बनाकर इसके 149वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अंश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 149 ये स्थापित करता है कि कैग केंद्र और राज्यों के खातों के संबंध में संसद द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्तियों का पालन करेगा। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 148 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 78वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि यह अंश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 149 यह स्थापित करता है कि कैग केंद्र और राज्यों के खातों के संबंध में संसद द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्तियों का पालन करेगा। अनुच्छेद 150 के अनुसार केंद्र और राज्यों के खाते राष्ट्रपति द्वारा कैग की सलाह पर निर्धारित प्रपत्र में रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 151 यह अनिवार्य करता है कि कैग की ऑडिट रिपोर्टें केंद्र के खातों के संबंध में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी, जिन्हें वे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। इसी प्रकार राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्टें राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी, जिन्हें वे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। और जब तक इस संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक को क्रमशः भारत डोमिनियन और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में प्रदान की गई थी या उनके द्वारा प्रयोग की जा सकती थी। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखा ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति 2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1 संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। 2 किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। नमस्कार। आज हम भारत के शासन तंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर बात करने जा रहे हैं, जिसके काम पर आप कह सकते हैं देश की वित्तीय सेहत और पारदर्शिता काफी हद तक निर्भर करती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जिन्हें हम आमतौर पर सीएजी के नाम से जानते हैं। हाँ, सीएजी ये वास्तव में एक बेहद अहम संवैधानिक पद है। अक्सर सुर्खियों में शायद उतना न रहता हो, लेकिन सरकारी खर्चों पर नजर रखने और वो जो वित्तीय जवाबदेही है उससे सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका केंद्रीय है, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र यही संस्था रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान सीएजी को क्या भूमिका देता है, उनकी शक्तियां क्या हैं और जो वो रिपोर्ट्स बनाते हैं उन ऑडिट रिपोर्टों का असल महत्व क्या है। हाँ। इसके लिए हम संविधान के 3 प्रमुख अनुच्छेदों 149, 150 और 151 इनकी बारीकियों को समझेंगे, जो सीधे तौर पर सीएजी के कामकाज को परिभाषित करते हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन अनुच्छेदों को पढ़ना भर नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये प्रावधान मिलकर एक साथ कैसे एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं
जो सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल और उसकी निगरानी को पक्का करती है। सही। हम देखेंगे कि कैसे ये अनुच्छेद सीएजी को स्वतंत्रता देते हैं, काम करने की आजादी और अपनी रिपोर्टों को सीधे विधायिका तक पहुंचाने की शक्ति। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 149 से। ये अनुच्छेद सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों की नींव रखता है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें क्या खास बातें हैं? हाँ, अनुच्छेद 149 की सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां इनको निर्धारित करने का अधिकार संसद को देता है। अच्छा, संसद को? हाँ, ये कहता है कि सीएजी संघ यानी यूनियन और राज्यों के खातों के संबंध में, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में भी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जाएंगी। यानी कि फाइनल अथॉरिटी संसद के पास है। वो कानून बना के तय करे कि भाई सीएजी क्या काम करेगा और कैसे करेगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब संविधान लागू हुआ तब तो शायद संसद ने फौरन कानून नहीं बनाया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस स्थिति के लिए क्या व्यवस्था थी? हाँ, संविधान बनाने वालों ने इसका भी ध्यान रखा। अनुच्छेद 149 में ही एक परंतुक है, प्रोवाइजो जिसे कहते हैं। ओके। वो कहता है कि जब तक संसद इस बारे में प्रावधान नहीं करती तब तक सीएजी उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले, मतलब आजादी के बाद और संविधान लागू होने से पहले भारत के महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्राप्त थीं। अच्छा। डोमिनियन ऑफ इंडिया और प्रांतों के खातों के संबंध में। अच्छा, तो एक तरह की कंटिन्यूटी बनाए रखी गई, मतलब पुरानी व्यवस्था को तब तक जारी रखा गया जब तक नई संसदीय व्यवस्था वो कानून बनाकर उसे स्थापित ना कर दे। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात आपने कही थी, किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय, एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों तक ही सीमित नहीं है? नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि संविधान कितना दूरदर्शी था। किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय का जिक्र करने का मतलब है कि संसद कानून बनाकर सीएजी का दायरा सरकारी विभागों से आगे भी बढ़ा सकती है। अच्छा। जैसे जैसे सरकार का काम बढ़ा, जटिल हुआ, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बने, पीएसयूज जिन्हें कहते हैं। हाँ, पीएसयूज। स्वायत्त निकाय बने, ऑटोनॉमस बॉडीज, बहुत सारी रेगुलेटरी संस्थाएं बनी। तो इस प्रावधान ने संसद को ये शक्ति दी कि वो इन नई संस्थाओं के खातों की जांच का जिम्मा भी सीएजी को सौंप सके। तो मतलब ये हुआ कि ये प्रावधान एक तरह से सीएजी की भूमिका को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ढालने की, एडजस्ट करने की सुविधा देता है। ये सिर्फ 1950 की सरकारी संरचना के लिए नहीं था, बल्कि एक विकसित होते राष्ट्र के बदलते वित्तीय परिदृश्य के लिए भी था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएजी सिर्फ टैक्स से आए पैसे के खर्च पर ही नजर नहीं रखता, बल्कि उन संस्थाओं पर भी नजर रख सकता है जहां सरकार का पैसा लगा है या जो सार्वजनिक महत्व की हैं, अगर संसद ऐसा चाहे तो। बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद सीएजी की भूमिका की जो संभावित व्यापकता है उसको दिखाता है। ये तय करता है कि सीएजी की नज़र सरकारी खजाने के हर उस कोने तक पहुंच सकती है जहां सार्वजनिक धन का उपयोग हो रहा है, लेकिन शर्त यह है कि संसद उसे ऐसा करने का अधिकार दे। ये संसदीय सर्वोच्चता और विशेषज्ञ निगरानी के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। और समझने वाली बात यह भी है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। वो स्थिर नहीं है। संसद उन्हें समय समय पर बदल सकती है, बढ़ा सकती है, जैसा कि 1971 के सीएजीज ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट के माध्यम से किया भी गया है। ठीक है, ये तो हुई कर्तव्यों और शक्तियों की बात अनुच्छेद 149। अब आते हैं अनुच्छेद 150 पर। ये खातों के प्रारूप, मतलब फॉर्मेट से जुड़ा है। सुनने में ये काफी तकनीकी लगता है, लेकिन इसका महत्व क्या है? खाते किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, ये कौन तय करता है? हाँ, ये तकनीकी जरूर लगता है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। हाँ। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खाते उस प्रारूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर। यहाँ सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का है, लेकिन सीएजी की सलाह के आधार पर। ये व्यवस्था क्यों बनाई गई होगी?
मतलब क्या राष्ट्रपति सीधे ही प्रारूप तय नहीं कर सकते थे, या फिर सीएजी को ही तय करने का पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ये व्यवस्था ना वित्तीय प्रशासन और ऑडिटिंग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन और समन्वय स्थापित करती है। आप सोचिए, अगर खाते ऐसे फॉर्मेट में रखे जाएं जो ऑडिट करने लायक ही ना हो या जिनमें पारदर्शिता की कमी हो, तो ऑडिट का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा। बात तो सही है। तो चूंकि सीएजी वो संस्था है जिसे इन खातों का ऑडिट करना है, इसलिए लॉजिकल है, तर्कसंगत है कि प्रारूप तय करने में उनकी विशेषज्ञ सलाह ली जाए। उनकी सलाह ये सुनिश्चित करती है कि खाते मानकीकृत हों, स्टैंडर्डाइज्ड हों, उनकी तुलना की जा सके और उनसे वित्तीय स्थिति का सही और स्पष्ट चित्र मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि खातों का प्रारूप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रभावी ऑडिट और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक जरिया है, एक टूल है। बिल्कुल। अगर फॉर्मेट ही सही नहीं होगा तो सीएजी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और सरकार के वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं की नज़र कितनी पैनी थी। उन्होंने समझा कि वित्तीय पारदर्शिता के लिए सिर्फ ऑडिट करना ही काफी नहीं है, बल्कि ऑडिट किस आधार पर किया जाएगा, हाँ, यानी खातों का ढांचा कैसा होगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीएजी के सलाह को यहाँ प्रमुखता देना ये सुनिश्चित करता है कि ऑडिट प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि वो वास्तव में प्रभावी हो। ये प्रक्रिया की आत्मा है, कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करती है कि जानकारी इस तरह से प्रस्तुत हो कि उसकी जांच संभव हो सके। ये दिलचस्प है कि अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, लेकिन सलाह सीएजी की। क्या इससे कभी टकराव की स्थिति बन सकती है, या ये आमतौर पर सुचारू रूप से काम करता है? सैद्धांतिक रूप से क्या राष्ट्रपति सीएजी की सलाह को मानने से इनकार कर सकते हैं? देखिए, संवैधानिक रूप से सलाह पर का मतलब आमतौर पर बाध्यकारी सलाह नहीं होता, जैसे मंत्रिपरिषद की सलाह के मामले में होता है, वैसा नहीं। अच्छा, तो हाँ, सैद्धांतिक तौर पर शायद इनकार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली सीएजी की सलाह को अनदेखा करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ठोस तकनीकी और ऑडिट संबंधी कारण होते हैं। अगर राष्ट्रपति बिना किसी ठोस आधार के सीएजी की सलाह को नजरअंदाज करते हैं, तो ये सवाल खड़ा करेगा कि क्या सरकार प्रभावी ऑडिट को बाधित करने की कोशिश कर रही है? ये बात भी है। इसलिए ये प्रावधान व्यवहार में सीएजी को खातों के प्रारूप पर काफी प्रभाव देता है, भले ही अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के हों। ये शक्ति संतुलन का एक, आप कह सकते हैं, उत्कृष्ट उदाहरण है। समझ गया। तो अनुच्छेद 149 ने बताया कि सीएजी क्या करेगा, और अनुच्छेद 150 ने सुनिश्चित किया कि जिस डेटा पर सीएजी काम करेगा वो सही प्रारूप में हो। अब आते हैं अंतिम कड़ी, अनुच्छेद 151 पर। यह सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के बारे में है। जब सीएजी अपनी जांच पूरी कर लेता है और रिपोर्ट तैयार करता है, तो उन रिपोर्टों का क्या होता है, कहाँ जाती हैं वो? हाँ, अनुच्छेद 151 इस पूरी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, लॉजिकल एंड है, और ये सुनिश्चित करता है कि सीएजी का काम सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि उसका कुछ नतीजा निकले। सही। यह अनुच्छेद बताता है कि ऑडिट रिपोर्टें कहाँ जमा की जानी है और उनका अंतिम गंतव्य क्या है। इसमें 2 भाग हैं जो केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अच्छा, तो केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग रास्ते हैं। क्या प्रक्रिया, बताइए जरा। हाँ, अनुच्छेद 151(1) कहता है कि संघ यानी यूनियन के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रपति को? हाँ, और राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वे उन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष रखवाएं। ठीक है, तो केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति के जरिए संसद तक पहुंचती है, और राज्यों के मामले में? अनुच्छेद 151(2) राज्यों की प्रक्रिया बताता है। किसी राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्टें उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को सौंपी जाएंगी। गवर्नर को? ओके। और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वे उन रिपोर्टों को राज्य के विधानमंडल, लेजिस्लेचर, के समक्ष रखवाएं। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो रिपोर्ट दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के सामने रखी जाएगी। तो केज अपनी रिपोर्ट सीधे कार्यपालिका के प्रमुख यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है। हाँ। और फिर कार्यपालिका उसे विधायिका के सामने रखती है। इस प्रक्रिया का क्या महत्व है? मतलब रिपोर्ट को सीधे संसद या विधानसभा में क्यों नहीं भेजा जाता? और विधायिका के सामने रखने का अंतिम उद्देश्य क्या है? हाँ, ये प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण बातें सुनिश्चित करती है।
पहला, रिपोर्ट कार्यपालिका को सौंपी जाती है क्योंकि खाते मूल रूप से कार्यपालिका के ही होते हैं, सरकार के। तो उन्हें अपनी वित्तीय गतिविधियों पर ऑडिटर की राय जानने का पहला अवसर मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट का अंतिम गंतव्य विधायिका है, संसद या राज्य विधानमंडल। कार्यपालिका का काम यहाँ सिर्फ एक माध्यम की तरह है, रिपोर्ट को विधायिका तक पहुंचाने का। और विधायिका के सामने रखने का मतलब? विधायिका के समक्ष रिपोर्ट रखने का सीधा मतलब है विधायी निरीक्षण, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी और सार्वजनिक जवाबदेही, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अच्छा। संसद और राज्य विधानमंडल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनते हैं। उन्हें ये जानने का अधिकार है और कर्तव्य भी कि सरकार ने जनता का पैसा कैसे खर्च किया, क्या नियमों का पालन हुआ, क्या कोई अनियमितता हुई। सीएजी रिपोर्टें विधायिका को ये जानकारी निष्पक्ष और विशेषज्ञ तरीके से प्रदान करती हैं। तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो लोकतंत्र के चेक एंड बैलेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। विधायिका जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसे ये जानने का हक और जिम्मेदारी दी गई है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया यही खत्म नहीं होती। संसद और विधानसभाओं में इन रिपोर्टों पर चर्चा होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रिपोर्टें लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, COPU जैसी संसदीय समितियों के पास जाती हैं। हाँ, PAC और COPU के बारे में सुना है। ये समितियां, जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, इन रिपोर्टों की बारीकी से जांच करती हैं। वे संबंधित सरकारी अधिकारियों को बुलाकर सवाल जवाब करती हैं और फिर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सदन को देती हैं। तो एक तरह से कहें तो CAG रिपोर्ट इन संसदीय समितियों के लिए एजेंडा सेट करती है। ये उन्हें बताती है कि कहाँ गड़बड़ी हो सकती है और किन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, CAG को अक्सर PAC का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक यानी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है। अच्छा। CAG के अधिकारी PAC की बैठकों में सहायता भी करते हैं। ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि CAG की रिपोर्टें सिर्फ सरकारी अलमारियों की शोभा न बढ़ाएं, बल्कि उन पर ठोस कार्रवाई हो और सरकार को अपनी वित्तीय लापरवाही या अनियमितताओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। अनुच्छेद 151 इस पूरी जवाबदेही श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये ऑडिट के निष्कर्षों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के केंद्र में लाती है। ये वाकई में एक बहुत ही सुविचारित व्यवस्था है। तो हमने देखा कि कैसे ये 3 अनुच्छेद 149, 150 और 151 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका को आकार देते हैं। अनुच्छेद 149 CAG के व्यापक कर्तव्यों और शक्तियों की रूपरेखा तय करता है, जिसे संसद समय समय पर परिभाषित करती है। फिर अनुच्छेद 150 यह सुनिश्चित करता है कि जिन खातों की जांच होनी है वो इस तरह से तैयार किए जाएं कि उनकी प्रभावी और सार्थक जांच हो सके, और इसमें CAG की विशेषज्ञ सलाह वो निर्णायक होती है। और अंततः अनुच्छेद 151 ये तय करता है कि CAG की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के नतीजे यानी वो ऑडिट रिपोर्टें कार्यपालिका के माध्यम से सीधे विधायिका तक पहुंचें, जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार से सवाल पूछ सकें और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। हाँ, ये पूरी श्रृंखला सार्वजनिक धन की निगरानी के लिए एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार करती है। बिल्कुल, यह संरचना दर्शाती है कि संविधान बनाने वालों ने सार्वजनिक वित्त की पवित्रता और उस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को कितना अधिक महत्व दिया था। अब देखिए, CAG की संस्थागत स्वतंत्रता, उनके काम का व्यापक दायरा, खातों के प्रारूप पर उनकी सलाह का महत्व और उनकी रिपोर्टों को अनिवार्य रूप से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना, ये सभी तत्व मिलकर भारतीय लोकतंत्र में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जिसे हम सुशासन कहते हैं, गुड गवर्नेंस, उसके आधार स्तंभों का निर्माण करते हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक स्तर पर यह एक बहुत ही सशक्त, बहुत मजबूत व्यवस्था दिखती है। हाँ, नींव बहुत मजबूत रखी गई है। अब देखिए, ये व्यवस्था व्यवहार में कितनी प्रभावी है, ये इस पर निर्भर करता है कि सभी पक्ष, मतलब सभी स्टेक होल्डर्स, अपनी भूमिका कितनी ईमानदारी और गंभीरता से निभाते हैं। जैसे CAG अपनी ऑडिट कितनी निष्पक्षता और गहराई से करता है, कार्यपालिका रिपोर्टों को समय पर विधायिका में रखती है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, विधायिका और उसकी समितियां
वो उन रिपोर्टों पर कितनी गंभीरता से बहस और कार्रवाई करती हैं। और यहीं पर शायद आज की चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न उभरता है। जब सीएजी की ये महत्वपूर्ण रिपोर्टें, जिनमें कई बार गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा होता है, संसद या विधानसभाओं के पटल पर रखी जाती हैं, तो उन पर होने वाली बहस, मीडिया कवरेज और अंततः जो सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, वो कितनी प्रभावी होती है? क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया जमीनी स्तर पर वास्तव में उसी तरह की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित कर पा रही है जैसी हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर शायद लगातार मूल्यांकन और सार्वजनिक जागरूकता में निहित है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।